गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी भाषा हो उसको लिखने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। नियमों के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग होता है। इसलिए व्याकरण जो है वो वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। भाषा को जो हमें शुद्ध रूप से सीखना है उसके लिए हमारी भाषा जो है वो व्याकरण पर निर्भर करती है। और व्याकरण 4 भागों में डिवाइड होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वर्ण विचार। यही आपका आज का अध्याय है। सबसे पहले समझ लीजिए वर्ण होता क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो भी कुछ हम मुंह से बोलते हैं या कुछ ध्वनि निकालते हैं या आवाज़ निकालते हैं, तो इन आवाज़ को या ध्वनि को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं या सिंबल होते हैं उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक वर्ड ले लेते हैं पंखा। अब पंखा जो वर्ड है वो कितने वर्ण से मिलकर बना है? देखो, प प्लस अंग प्लस ख प्लस आ। इट मीन्स 4 वर्णों के मेल से यह वर्ड बना पंखा। इसी तरीके से आपका फूल है, राजा है, कबूतर है, ये सभी कुछ वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है। जब ये वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? शब्दों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि यही वर्ण एक सिस्टमैटिक रूप में या एक व्यवस्थित रूप से या क्रमबद्धित रूप से इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ऐसे अनार से लेकर ग से ज्ञानी तक जितने भी वर्ण आते हैं वो आपका क्या होते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न उठता है कि जो ये वर्ण होते हैं वो कितने भागों में बांटे जा सकते हैं? तो वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। सबसे पहले आता है आपका स्वर। स्वर को जानना जरूरी है। तो स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं यदि हम उनका उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से निकलकर कंठ में बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है। या शॉर्ट में हम समझ सकते हैं कि जब कोई ध्वनि हमारे मुंह से बाहर आती है और वो बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है आसानी से, तो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आपका ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, आऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आऊ, ये सब क्या है? हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भी 3 प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है, यानी कि जो भी छोटे वर्ण होते हैं जैसे ए, ई, ऊ, ऋषि, ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इट मीन्स जितने भी बड़ा रूप होता है उस शब्द का उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। प्लूत स्वर क्या? इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना से अधिक समय लगता है। जैसे कि हम किसी को पुकारते हैं या हम किसी को बुलाते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो सब हमारा प्लूत स्वर में आता है। दूसरा भेद है वर्णों का अयोगवाह। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अंग मीन्स अंग से अंगूर जैसा यूज होता है। ठीक है। अणे खाली हुआ, ठीक है, आ हुआ, ये सब
तीनों अयोगवा होते हैं। अब आता है तीसरा वर्ण का रूप, वो है व्यंजन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो रुक रुक कर बाहर आती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी प्रकार देखिए। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब समझते हैं आप, टच होना, छूना, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी वायु हमारे कंठ से, कंठ माने गले से, दांत से, मूर्धा से, तालू से या होठों से स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारे का वर्ग से लेकर के मा वर्ग तक जितने भी वर्ण होते हैं वो सब हमारे अलग अलग उच्चारण स्थान से जाने जाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अणा, ये कंठ से जाने जाते हैं, ठीक है। च, छ, ज, झ, अणा तालू से जाने जाते हैं। द, ट, ठ, ड, ढ, अणा ये मूर्धा से जाने जाते हैं। क, थ, द, ध, ना ये दांत से जाने जाते हैं। प, फ, ब, भ, मा ये होठ से स्पर्श करके बाहर निकलते हैं। इन्हीं को हम का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग भी कहते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण अधिकतर स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ला और वा। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है, श, स, सा और हा। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, श से श्रमिक, ज्ञ से ज्ञानी, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब जैसे छ से क्षत्रिय है वो का और शा से मिलकर बनता है। त्रा जो होता है वो ता और रा से मिलकर बनता है। श जो होता है वो स और रा से मिलकर बनता है। ज्ञ जो होता है वो जय और अणे से मिलकर बनता है। अब आता है कि जो व्यंजन हमारे हैं ये उच्चारण के आधार पर भी अलग अलग किए जाते हैं, जिसके 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से श्वास वायु कम और कमजोर होकर बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का, गा, अणा, च, ज, ये आपका या, रा, लावा ये सब होते हैं। फिर है आपका महाप्राण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु अधिक मात्रा में और बहुत तेज गति से निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका ख, ग, छ, ज, ट, ढ, आपका श, स, स, हा, ठीक है। तो अब आप याद रखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, स्वर, अयोगवा, व्यंजन। स्वरों के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और यदि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं तो वो कौन से हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बच्चों आपने आज वर्ण के बारे में जाना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से दोबारा से इसको पढ़िए और रिवाइज करिए। थैंक यू।